नमस्कार। चलिए सुनते हैं लियो टॉलस्टॉय की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी, खाली ढोल। एमेलियन अपने मालिक के लिए काम करता था। एक दिन वह उसके किसी काम से खेतों से होकर गुजर रहा था कि तभी उसके सामने एक मेढक कूदा। वह मेढक उसके पैर के नीचे आने वाला ही था कि एमेलियन उसे फांद गया। एमेलियन को लगा कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसने कहा, एमेलियन, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? ओ सुंदर लड़की, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे पास यही है और मुझे कोई अपने साथ रखेगा भी नहीं। वह युवती बोली, मुझे अपनी पत्नी बना लो। एमेलियन को भी वह लड़की अच्छी लगी। उसने कहा, मैं तुमसे खुशी से शादी कर लूंगा, मगर हम रहेंगे कहाँ? युवती ने कहा, हम इस बारे में सोच लेंगे और यदि हम काम अधिक करेंगे और सोएंगे कम तो हम कहीं भी कपड़े व भोजन का इंतजाम कर लेंगे। वह बोला, ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, पर हम जाएंगे कहाँ? चलो शहर चलते हैं। एमेलियन उस लड़की के साथ शहर चला गया। उसी शहर में उन लोगों ने शादी कर ली और साथ साथ रहने लगे। एक दिन वहां का राजा शहर के बाहर कहीं जा रहा था। जैसे ही राजा एमेलियन के घर के सामने से गुजरा, वह युवती राजा को देखने अपने घर के बाहर निकली। राजा ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गया। ऐसी खूबसूरत युवती कहाँ पैदा हो गई? राजा ने अपनी बग्घी रुकवा दी और एमेलियन की पत्नी को बुलाया तथा पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं एक किसान एमेलियन की पत्नी हूँ। राजा ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमने एक किसान के साथ क्यों शादी की? तुम्हें तो एक रानी होना चाहिए। युवती ने जवाब दिया, आपके इन शब्दों के लिए शुक्रिया, पर मैं किसान के साथ ही संतुष्ट हूँ। राजा ने उस युवती से बातें की और चला गया। राजा लौटकर वापस अपने महल में आ गया, मगर वह एमेलियन की पत्नी को भूल न सका। राजा सारी रात सो न सका और सारे समय यह सोचता रहा कि वह एमेलियन की पत्नी को किस तरह से भगा कर ले आए, किंतु वह यह न सोच सका कि इस काम को किस तरह से अंजाम दिया जाए। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें इस मामले पर सोचने का आदेश दिया। राजा के नौकरों ने राजा से कहा, एमेलियन को अपने महल में अपना काम करने के लिए बुला लीजिए। हम उसे काम कराते कराते मार डालेंगे और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, तब आप उसे अपने महल में ला सकते हैं। राजा ने यही किया और एमेलियन को अपने महल की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया तथा उसे और उसकी पत्नी को महल में ही रहने का आदेश दिया। राजा के संदेशवाहक एमेलियन के पास पहुंचे और उसे राजा का संदेश दिया। एमेलियन की पत्नी ने कहा, वहां जरूर जाओ, पर दिन में काम करो और रात में मेरे पास लौट आओ। एमेलियन गया और जैसे ही राजा के महल में पहुंचा, वहां के नौकरों ने उससे पूछा, तुम अपनी पत्नी के बिना अकेले ही क्यों आए हो? मैं उसे क्यों लेकर आता? उसके पास अपना खुद का घर है। उन लोगों ने एमेलियन को 2 आदमियों के बराबर का काम दिया। एमेलियन ने वह काम अपने हाथ में लिया और सोचने लगा कि वह इसे कभी खत्म ना कर पाएगा, मगर उसने देखा कि वह सारा काम समय से पहले ही खत्म कर चुका था। जब महल के नौकरों ने देखा कि एमेलियन ने सारा काम खत्म कर दिया, तब नौकर ने अगले दिन उसे 4 आदमियों के बराबर का काम दे दिया। एमेलियन जब घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसके घर पर सभी चीजें साफ सुथरी और करीने से रखी हैं। तंदूर में आग है और हर चीजें गर्म व ठंडी भी की जा चुकी हैं। उसकी पत्नी बेंच पर बैठी है और कुछ सिलते हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने अपने पति के लिए खाना तैयार किया तथा उसे भोजन देकर उसके काम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एमेलियन बोला, हालात बहुत खराब हैं। वे लोग मुझे मेरी शक्ति से अधिक काम दे रहे हैं। वे मुझसे इतना अधिक काम कराकर मार डालेंगे। वह बोली, काम के बारे में मत सोचो, ना तो आगे देखो और ना ही पीछे देखो कि तुम कितना काम कर चुके हो या कितना काम बचा है। बस काम करते चलो, हर काम उचित समय पर पूरा हो जाएगा। एमेलियन सोने चला गया और सुबह वह फिर काम पर गया। वहां उसने काम करना शुरू किया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाम तक उसका सारा काम खत्म हो गया और वह घर पर सोने आ गया, जबकि अभी तक अंधेरा भी नहीं हुआ था।
वे लोग उसका काम बढ़ाते गए, पर उसने समय पर काम खत्म कर दिया और घर पर सोने के लिए चला गया। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। जब राजा के नौकरों ने देखा कि वे कठोर परिश्रम से एमेलियन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तब उन्होंने उसे मक्कारी भरे काम सौंपने शुरू कर दिए, मगर वे उन कामों से भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने उसे बढ़ई का काम दिया या मिस्त्री का या छप्पर छाने का। वह सारे काम समय पर निपटा देता और फिर अपनी पत्नी के पास सोने चला जाता। राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, क्या मैं तुम लोगों को कुछ ना करने के लिए वेतन दे रहा हूँ? 2 हफ्ते बीत चुके हैं और मुझे तुम्हारा कोई काम नजर नहीं आ रहा है। तुम लोग एमेलियन को काम कराकर मार डालने गए थे और मैं खिड़की से देखता हूँ कि वह गाना गाता हुआ घर चला जाता है। क्या तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो? राजा के नौकरों ने खुद को निर्दोष साबित करना शुरू किया। हमने उसे थकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले हमने उससे शारीरिक श्रम कराया, पर हम उसे हरा ना सके। हम उसे चाहे जो भी काम देते थे वह उसे कर देता, जैसे कि सांप झाड़ू लगाकर भी नहीं थकता था। हमने यह सोचकर उसे इन कामों की जानकारी नहीं होगी, चालाकी वाले काम देने शुरू किए, पर हम उसे जीत ना सके। न जाने कैसे उसे सारे काम पहले से ही आते थे। उसमें या उसकी पत्नी में कोई जादुई ताकत है। हम खुद ही उससे थक चुके हैं। हम अब उसे ऐसा काम देना चाहते हैं जिससे पूरा करने में वह असमर्थ हो। हमने तय किया है कि हम उसे एक ही दिन में चर्च बनाने के लिए कहेंगे। एमेलियन को बुलाओ और उसे महल के सामने एक दिन में ही चर्च बनाने के लिए कहो, और यदि वह चर्च नहीं बना पाता है तब आज्ञा न मानने के अपराध में हम उसका सिर कलम करवा देंगे। राजा ने एमेलियन को बुलाया और आदेश दिया, मेरे लिए महल के सामने एक चर्च बना दो और ये कल शाम तक तैयार हो जाना चाहिए। यदि तुम चर्च बना देते हो तब मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और यदि तुम नहीं बना पाते हो तब तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। जैसे ही एमेलियन ने राजा के उन शब्दों को सुना, वह तुरंत वापस मुड़ा और घर चला गया। उसने सोचा, अब मेरा अंत आ चुका है। वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बोला, तुम तुरंत तैयार हो जाओ और जल्दी से जल्दी कहीं भी भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतना डरे क्यों हो और भागना क्यों चाहते हो? मैं डरने से कैसे बच सकता हूँ? राजा ने मुझे एक ही दिन में चर्च बनाने का आदेश दिया है। यदि मैं उसे नहीं बना पाऊंगा तब वह मेरा सिर कलम करवा देगा। अब यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी पत्नी उसकी बातों से सहमत नहीं थी। वह बोली, राजा के पास बहुत से सैनिक हैं और वो तुम्हें कहीं भी पकड़ लेंगे। तुम उनसे बचकर नहीं भाग सकते हो। जब तक तुम्हारे पास ताकत है तुम्हें उसकी आज्ञा माननी ही होगी। अब मगर जब मुझ में शक्ति नहीं है तब मैं उसकी आज्ञा किस तरह से मान सकता हूँ? कोई बात नहीं, खुद को परेशान मत करो। खाना खाओ और सो जाओ। सुबह जल्दी उठना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एमेलियन सोने चला गया। सुबह उसकी पत्नी ने उसे उठाया और कहा, जाओ और चर्च को जितनी जल्दी पूरा कर सकते हो पूरा कर दो। तुम अपने साथ या छेनी और हथौड़ी भी रख लो। तुम देखोगे कि वहां केवल एक ही दिन का काम बचा था। एमेलियन जब शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां वाकई ठीक चौराहे के बीच एक चर्च खड़ा है। उस चर्च में थोड़ा सा ही काम बचा था। एमेलियन ने जहां कहीं भी काम बचा था उसे भी शाम तक पूरा कर दिया। राजा सुबह उठा और उसने महल के बाहर झांका तो देखा कि वहां एक चर्च तैयार खड़ा था और एमेलियन अपने हाथों में छेनी हथौड़ी लेकर उसके आगे पीछे टहल रहा था। राजा चर्च को देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि वह क्षुब्ध था कि उसके पास अब एमेलियन को मार डालने की कोई वजह नहीं थी और वह उसकी पत्नी को उससे नहीं छीन सकता था। राजा ने अपने नौकरों को फिर बुलाया और कहा, एमेलियन ने इस काम को भी कर दिया और मेरे पास उसे मारने की कोई वजह नहीं है। यह काम भी उसके लिए बड़ा नहीं था। तुम लोगों को और भी चालाकी भरा काम ढूंढना होगा। जल्दी सोचो, नहीं तो मैं उससे पहले तुम लोगों को ही मार डालूंगा। राजा के नौकरों ने सोचा कि एमेलियन से महल के चारों तरफ एक नदी बनाने के लिए कहा जाए जिससे जहाज भी चल सके।
राजा ने इमेलियन को बुलाया और इस नए काम को करने का आदेश दिया। यदि तुम एक ही रात में चर्च बना सकते हो तब तुम यह काम भी कर सकते हो और यह सब कल तक तैयार हो जाना चाहिए। अगर यह तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इमेलियन पहले से भी अधिक दुखी हुआ और उदास मन से अपनी पत्नी के पास आया। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या राजा ने तुम्हें कुछ नया काम करने के लिए आदेश दिया है? इमेलियन ने उससे कहा, हमें भाग ही जाना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया, हम राजा के सैनिकों से बचकर नहीं भाग सकते। वे तुम्हें कहीं भी पकड़ लेंगे। तुम्हें उनकी आज्ञा माननी ही होगी। पर मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ? मेरे प्यारे पति, चिंता मत करो। खाना खाओ और सो जाओ। सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाना, सब ठीक हो जाएगा। इमेलियन सोने चला गया और फिर उसकी पत्नी ने उसे सुबह जगाकर कहा, महल में जाओ, वहाँ सब कुछ तैयार है। महल के सामने बंदरगाह पर एक छोटा सा टीला बचा हुआ है, इसलिए फावड़ा लेकर जाना और उसे समतल बना देना। इमेलियन शहर पहुंचा और उसने देखा कि महल के चारों तरफ एक नदी तैयार हो चुकी थी तथा उसमें जहाज भी तैर रहे थे। इमेलियन महल के सामने बंदरगाह पर पहुंचा और उसने देखा कि वहां की जमीन पर एक छोटा सा टीला था जिसे उसने अपने फावड़े से समतल बना दिया। राजा सुबह उठा और उसने देखा कि जहां कुछ भी नहीं था वहां एक नदी बह रही थी और उसमें जहाज भी तैर रहे थे तथा इमेलियन अपने फावड़े से एक टीले को समतल कर रहा था। राजा डर गया, पर वह नदी और जहाजों को देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि इमेलियन की हत्या न कर पाने की वजह से नाराज था। उसने सोचा, ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे यह नहीं कर सकता है। मैं क्या करूं? राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया और कहा, ऐसे काम के बारे में सोचो जो इमेलियन के सामर्थ्य के बाहर हो। राजा के दरबारियों ने बार बार सोचा और फिर राजा के पास उसे बताने पहुंचे। इमेलियन को बुलाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि जहां मालूम नहीं वहीं जाओ और जो मालूम नहीं वही लाओ। इस बार वह बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो जहां कहीं भी जाएगा आप कहेंगे कि यह वह जगह नहीं थी जहां जाना था, और वह जो कुछ भी लाएगा आप कहेंगे कि वो चीज सही नहीं है। इस तरह आप उसे मृत्युदंड देकर उसकी पत्नी को महल में ले आएंगे। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोगों का यह विचार बहुत ही चालाकी भरा है। राजा ने इमेलियन को बुलाया और कहा, जहां मालूम नहीं वहीं जाओ और जो मालूम नहीं वही लाओ। यदि तुम वो नहीं लाते हो तब मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। इमेलियन अपनी पत्नी के पास आया और उसे वह सब कुछ सुना दिया जो राजा ने उससे कहा था। उसकी पत्नी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोली, ठीक है, उन लोगों ने राजा को चालाकी भरे सुझाव दिए हैं और अब हमें इसे अच्छी तरह करना चाहिए। उसकी पत्नी ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद अपने पति से कहा, तुम्हें मेरी दादी के पास जाना होगा और इसके लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। मेरी दादी एक पुरानी किसान है और एक सैनिक माता भी। तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। यदि तुम्हें वहां कुछ मिलता है तब तुम उसे लेकर सीधे महल चले आना, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अब मैं उनके हाथों से बच नहीं सकती। वे मुझे बलपूर्वक अपने साथ ले जाएंगे, पर मुझे बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे। यदि तुम मेरी दादी के बताए रास्ते पर चलोगे तब तुम मुझे जल्दी ही स्वतंत्र करा लोगे। इमेलियन की पत्नी ने उसे तैयार किया और उसे एक बटुआ व स्वेटर बुनने की सलाई देकर कहा, ये चीजें दादी को दे देना ताकि इनसे उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरे पति हो। उसकी पत्नी ने उसे रास्ता बताया और इमेलियन उस पर चल दिया। जब वह शहर के बाहर आया तब उसने कुछ सैनिकों को देखा जो अपने साथियों को कुछ सिखा रहे थे। वो वहां थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया और उन लोगों को देखने लगा। जब सैनिकों ने अपना अभ्यास खत्म कर लिया और सुस्ताने के लिए बैठ गए तब इमेलियन उनके पास पहुंचा और बोला, भाइयों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहां कैसे जाएं, जहां का पता नहीं मालूम और जिसके बारे में पता नहीं उसे कैसे लाएं? जैसे ही सैनिकों ने यह सुना वे भौचक्के रह गए। उन्होंने पूछा,
तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए किसने भेजा है? वह बोला, राजा ने भेजा है। सैनिकों ने जवाब दिया, हम जब से सैनिक बनाए गए हैं हम वहीं जा रहे हैं जहाँ का हमें पता नहीं, और हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तथा हम वही पाना चाह रहे हैं जिसका हमें पता नहीं, और वह हमें मिल भी नहीं रहा है। हम इस मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इमेलियन थोड़ी देर तक उन सैनिकों के पास बैठा और फिर चल दिया। वह चलता गया और फिर एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक बुढ़िया थी जो कि सैनिक माता थी और चरखा काट रही थी। वह बुढ़िया रोती जा रही थी और अपने अंगुलियों को अपने थूक से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से नम कर रही थी। जब उस बूढ़ी औरत ने इमेलियन को देखा तब उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इमेलियन ने उसे वह सलाई दी और कहा कि उसकी पत्नी ने उसे भेजा है। यह सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आवाज में एक मधुरता आ गई और उसने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। इमेलियन ने भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया कि किस तरह उसकी शादी उस लड़की के साथ हुई थी, किस तरह वह शहर में रहने के लिए आया, कैसे वह महल का रखवाला बना, किस तरह उसने महल के काम किया, किस तरह वहाँ चर्च एवं जहाज के साथ नदी बनाई, और अब किस तरह राजा ने उसे, जिसका पता नहीं, वहां जाने और वही लाने का आदेश दिया था। उस बूढ़ी औरत ने रोना बंद कर दिया और मन ही मन बुदबुदाने लगी कि समय आ चुका है। उसने कहा, ठीक है, बैठ जाओ मेरे बेटे और कुछ खा लो। इमेलियन को खिलाने और चाय पिलाने के बाद उस बूढ़ी महिला ने उससे कहा, यह धागे का एक गोला अपने पास रख लो और अपने सामने इसे लुढ़काते जाना। जहाँ कहीं भी यह लुढ़के उसके पीछे पीछे चलते जाना। या बहुत दूर समुद्र तक जाएगा और समुद्र के किनारे तुम्हें एक बहुत बड़ा शहर नजर आएगा। उस शहर में जाना और उस शहर वालों से उनके घर के सामने रात गुजारने की अनुमति मांगना, और फिर तुम्हें जिस जगह की जरूरत है उसे ढूंढना। दादी, मैं इसे कैसे पहचानूंगा? जब तुम देखना कि जो लोग अपने माता पिता से भी अधिक किसी की बात मानते हैं, तब तुम्हें वह मिल जाएगा। उसे तुम ले लेना और राजा के पास ले जाना। जब तुम उसे राजा के पास ले जाओगे तब वह तुमसे कहेगा कि तुम सही चीज लेकर नहीं आए हो। तब तुम कहना, यदि ये वो चीज नहीं है तब मुझे इसे तोड़ देना चाहिए, और फिर उस चीज पर चोट मारकर नदी के पास ले जाना और उसे टुकड़ों में तोड़कर नदी में फेंक देना। इस तरह तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाएगी और तुम मेरे आंसू भी पोंछ दोगे। इमेलियन ने उस बूढ़ी औरत का अभिवादन किया और उस गेंद को अपने सामने लुढ़काने के बाद उसके पीछे पीछे चल दिया। वह उस गेंद को लुढ़काता गया और इमेलियन उसे लेकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र के किनारे एक सुंदर सा शहर बसा था। उस शहर के किनारे एक बड़ा सा घर था। इमेलियन ने उस घर में रहने वालों से वहां रात गुजारने की अनुमति मांगी और उन्होंने उसे वहां ठहरने की अनुमति दे दी। रात को वह सोने चला गया और सुबह जब वह जल्दी उठा तब उसने देखा कि एक पिता अपने बेटे को जगा रहा था और उसे कुछ लकड़ियां काटने के लिए कह रहा था। लड़का अपने पिता की बात ना मानकर कह रहा था, अभी बहुत जल्दी है और मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है। इमेलियन ने उस लड़के की माँ को तंदूर के पास कहते सुना, जाओ मेरे बेटे जाओ, तुम्हारे पिता की हड्डियों में दर्द हो रहा है, वो अकेले नहीं जा सकते हैं, अब काफी देर भी हो चुकी है। लड़के ने अपने ओंठ बिचकाए और फिर सो गया। जैसे ही वह सोया कि तभी बाहर सड़क पर गरजने और नगाड़े जैसी आवाज आई। उसे सुनकर वह लड़का कूदकर उठा और तुरंत तैयार होकर बाहर सड़क की तरफ भागा। इमेलियन भी उछला और यह देखने उसके पीछे भागा कि वह कौन सी चीज थी जिस पर उस लड़के ने अपने माँ बाप से भी अधिक ध्यान दिया था। इमेलियन ने देखा कि बाहर सड़क पर एक आदमी अपनी पेट पर गोल सी चीज लटका कर घूम रहा है और उस चीज पर छड़ी से बार बार चोट कर रहा है। उस गोल सी चीज पर बार बार प्रहार होने से एक गरजदार आवाज निकल रही थी और उसी आवाज को सुनकर उस लड़के ने उसकी तरफ ध्यान दिया था। इमेलियन उस गोल सी चीज को देखने उस आदमी के पीछे गया।
उसने देखा कि इस गोल सी चीज के दोनों तरफ चमड़ा मड़ा हुआ था। उसने लोगों से पूछा, इसे क्या कहते हैं? लोगों ने उसे बताया, इसे ढोल कहते हैं। क्या यह अंदर से पोल है? उनका जवाब था हाँ। इमेलियन उस ढोल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वह उस व्यक्ति से उसे मांगने लगा। उस आदमी ने वह ढोल उसे देने से इनकार कर दिया। इमेलियन ने अब उससे उसे मांगना बंद कर दिया और चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। वह सारे दिन उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा और जैसे ही वह सोने गया, इमेलियन उस ढोल को लेकर भाग गया। वह भागते भागते अपने शहर तक पहुंच गया, मगर वहां उसकी पत्नी नहीं थी। उसे राजा उठाकर अपने महल में ले गया था। इमेलियन महल में पहुंचा और वहां पहुंचकर अपने आने की घोषणा कर दी। उसने कहा, वह आदमी आ चुका है जो वहां गया था, जिसका पता नहीं था, और वह उसे ला भी चुका है। राजा को जब यह पता चला, तब उसने इमेलियन को अगले दिन आने के लिए कहा। इमेलियन ने एक बार फिर घोषणा की, मैं आज आया हूँ और राजा ने जो आदेश दिया था वह भी लाया हूँ। राजा को मेरे पास आने दो, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। राजा महल से बाहर निकला और पूछा, तुम कहाँ थे? उसने बताया, वहां। राजा ने कहा, यह वह जगह नहीं है, और तुम क्या लाए हो? इमेलियन उसे वह दिखाना चाहता था, पर राजा ने उसे नहीं देखा। राजा बोला, ये वह चीज नहीं है। इमेलियन ने कहा, यदि ये वो चीज नहीं है तब मुझे इसे तोड़ देना चाहिए। शैतान इसे अपने साथ ले जाएगा। इमेलियन महल से बाहर निकला और अपना ढोल बजा दिया। जैसे ही ढोल बजा, राजा की सारी सेना इमेलियन के चारों तरफ इकट्ठा हो गई और उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर इमेलियन का आदेश माना। जब राजा ने यह देखा, तब इमेलियन की पत्नी को बुलाकर उसे वापस देने का आदेश दिया। राजा ने इमेलियन से उस ढोल को मांगा। इमेलियन ने जवाब दिया, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। मुझे इसे टुकड़ों में तोड़कर नदी में बहाने का आदेश मिला है। इमेलियन ढोल को साथ लेकर नदी के तट पर पहुंचा। सारे सैनिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नदी के तट पर इमेलियन ने उस ढोल को टुकड़ों में तोड़ डाला और नदी में बहा दिया। इसके बाद सभी सैनिक भाग गए और इमेलियन अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ गया। इस घटना के बाद राजा ने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया था और आनंद के साथ रहते हुए जो अच्छा था उसे रखता और जो बुरा था उसे जाने देता। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी खाली ढोल।